पीटर एक 30 साल का आदमी है जो बचपन से ही एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा था क्योंकि उसके हमेशा ही हाई ग्रेड्स आए हैं। और दूसरी तरफ एनी जो एक 28 साल की वूमन है जो ना ही बचपन से एकेडमिक्स में अच्छी थी क्योंकि उसके कभी भी हाई ग्रेड्स नहीं आए। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। एक दिन उनके बॉस ने उनको एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जिसमें पीटर को एक ग्रुप को लीड करना था और दूसरे ग्रुप को एनी को लीड करना था और इन दोनों को बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार करना था। पीटर और एनी दोनों ही काफ़ी डिफरेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ IQ एंड एकेडमिक नॉलेज पीटर का अपर हैंड था, बट पीटर बचपन से ही ज़्यादातर आइसोलेशन में रहता। वो ज़्यादा सोशल नहीं था और उसके स्मॉल स्केल डिसीजंस भी काफ़ी ठीक नहीं थे और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एग्रेशन। और दूसरी तरफ एनी जो भले ही IQ में कम थी बट वो बचपन से ही काफ़ी सोशल थी। उसके काफ़ी फ्रेंड्स थे और शी वॉज एक्सपर्ट इन मेकिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग फ्रेंड्स। अनलाइक पीटर शी हैड ए कंट्रोल ओवर हर इमोशंस। उनका बॉस ये उम्मीद कर रहा था कि पीटर की टीम ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कम टाइम में प्रोजेक्ट पूरा कर लेगी बिकॉज पीटर वॉज इंटेलिजेंट। और दूसरी तरफ एनी की टीम ये नहीं कर पाएगी बिकॉज एनी वॉज नॉट दैट शार्प और इंटेलिजेंट। सो रिजल्ट क्या निकला? किसकी टीम ने ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट किया, वो भी कम टाइम में? क्या वो पीटर था? द आंसर इज नो। उनके बॉस ने जो सोचा था उसका एकदम अपोजिट हुआ। जहाँ पर पीटर एक इंटेलिजेंट पर्सन था वो एक अच्छा लीडर नहीं था क्योंकि वो बचपन से ही ज़्यादा सोशल नहीं था तो वो अपने टीममेट्स के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाया। उसके टीममेट्स उससे डरने लगे थे बिकॉज ही वॉज टू एंग्री ड्यूरिंग द वर्क। सो किसी भी टीममेट्स ने हिम्मत नहीं दिखाई और अपने आइडियाज़ को पुट ऑन नहीं किया। और साथ ही पीटर को ना ही रिव्यू करना आता अपने टीममेट्स को, ना ही क्रिटिसाइज। वो सबको हमेशा एरोगेंट वे में लीड करता जिसकी वजह से देयर वॉज नो कोऑर्डिनेशन एंड हेंस पीटर की टीम फेल हो गई। और दूसरी तरफ एनी जो एक ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की नहीं थी बट वो एक अच्छी लीडर थी क्योंकि वो हमेशा ही एंगेजिंग और सोशल और लोगों से इमोशनल कनेक्ट हो पाती थी। शी अंडरस्टूड हर टीममेट्स फीलिंग एंड थॉट प्रोसेस। वो हमेशा ही अपने टीममेट्स की सुनती और उनके आइडियाज़ को अप्लाई करने की कोशिश करती और साथ ही वो काफ़ी ही हम्बल रहती अपने टीममेट्स के साथ। शी न्यू कि कैसे एक टीम का पार्ट बनना है और उसको कैसे लीड करना है। दैट्स वाई शी वॉज अ गुड लीडर। हैंस इन समरी भले ही पीटर बहुत ज़्यादा एकेडमिक इंटेलिजेंट था बट एनी बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट थी जो पीटर नहीं था। यहीं पे आता है EQ और IQ। EQ मतलब इमोशनल कोशेंट और IQ मतलब इंटेलिजेंट कोशेंट। EQ इज ग्रेटर देन IQ जिसका मतलब ये भी है इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर्स मोर देन एकेडमिक इंटेलिजेंस। सो व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन जिन्होंने अपनी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस में ये कहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक प्रकार की इंटेलिजेंस है जिसमें एक इंडिविजुअल को जज किया जाता है कि वो कैसे खुद के और दूसरे के इमोशंस को समझता है, वो कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और वो कैसे अपने इमोशंस को अप्लाई करता है, वो कैसे अपने इमोशनल डिसीजंस लेता है और वो कैसे बिहेव करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस तब यूज होती है जब आपको डिसाइड करना हो whom do you want to marry, which job to choose, which stream is to taken in class 11th। सो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली काम कैसे करता है? लेट्स टेक अ न्यूरोलॉजिकल व्यू। हमारा ब्रेन जो बहुत ही बड़ा है उसमें दो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन जाती है। एक है नियोकॉर्टेक्स जिसको हम थिंकिंग ब्रेन भी कहते हैं। यहाँ पे सारी रैशनल नॉलेज आती है और प्रोसेस होती है। यहाँ पे इमोशन रिलेटेड नॉलेज भी आती है। और दूसरी तरफ है लिम्बिक ब्रेन जिसको हम इमोशनल ब्रेन भी कह सकते हैं। यहाँ पे सारी इमोशनल इंफॉर्मेशन आती है और यहीं से इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है। हमारे दिमाग में इमोशंस दो रूट से ट्रेवल करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल। टॉम जिसने कुछ साल पहले सैडली अपनी मॉम को एक एक्सीडेंट में खो दिया, वो एक दिन टीवी देख रहा होता है। टीवी में अचानक से एक इमोशनल सीन आता है जिसमें मदर लव से रिलेटेड कुछ दिखा रहे होते हैं। टॉम जैसे ही सीन देखता है वो इमोशनल हो जाता है एंड ही स्टार्टेड टू क्राई। इस इंसिडेंट को थोड़ा न्यूरोलॉजिकल वे में देखते हैं। जैसे ही टॉम वो सीन देखता है उसके ब्रेन में मैसेज जाता है थ्रू न्यूरॉन्स टू थैलेमस। थैलेमस से वो इंफॉर्मेशन जाती है नियोकॉर्टेक्स में, ऑल्सो नोन एज थिंकिंग ब्रेन। नियोकॉर्टेक्स में वो इंफॉर्मेशन जाती है विजुअल कॉर्टेक्स में। वहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स आइडेंटिफाई करता है कि सामने वाला जो सीन है वो मदर लव से रिलेटेड है। फिर वो मैसेज जाता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जो नियोकॉर्टेक्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशनल डिसीजंस एंड बिहेवियर्स के लिए। तभी वो इमोशनल सीट ऑफ नियोकॉर्टेक्स भी कहलाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस इंफॉर्मेशन को जब आइडेंटिफाई करता है कि सामने वाला सीन इमोशनल है और हार्ट टचिंग है,
अब ये इंफॉर्मेशन नियोकॉर्टेक्स से सीधा लिम्बिक ब्रेन में जाती है, जिसको हम इमोशनल ब्रेन ही कहते हैं। यहाँ पे एमिगडाला प्रेजेंट होता है, जो इमोशंस को रीड करता है, डिफरेंशिएट करता है, गाइड करता है। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन एमिगडाला में पहुँचती है, एमिगडाला इस सिचुएशन से रिलेटेड जितने भी पास्ट इंफॉर्मेशन होती है, उसकी मॉम से रिलेटेड जितने भी पास्ट मेमोरीज होती है, सब फ्लैशिंग करता है। उसकी मॉम की सैडली कैसे डेथ हुई और वो कैसे अपनी मॉम से इतना कनेक्टेड था। तभी एमिगडाला अपना मेन काम करता है, जो कि वो अपना सैड इमोशंस एमिट करता है टॉम के दिमाग में। एंड एट लास्ट ही स्टार्टेड टू क्राई। पहले पार्ट में टॉम के ब्रेन ने थोड़ा टाइम लिया और सोच समझ के एक इमोशन एमिट किया, दैट रिजल्ट टॉम टू क्राई। फिर दूसरे पार्ट में क्या होता है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। टॉम ही एक दिन वॉक पे जा रहा होता है, तभी वो अपने सामने एक सांप को देखता है। टॉम डर जाता है और वहां से भाग पड़ता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब टॉम ने उस सांप को देखा तो उसके दिमाग में न्यूरॉन्स के जरिए थैलेमस में एक मैसेज गया। अब ये नॉर्मल सिचुएशन तो है नहीं, ये एक फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन है जिसमें हमें फास्टली रिएक्ट करना होता है। अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती तो इन्फॉर्मेशन पहले पाथ से जाती, तो इन्फॉर्मेशन पहले थैलेमस में जाती, फिर वहां से नियोकॉर्टेक्स में और एट लास्ट एमिगडाला में जाती। ये एक लंबा रूट है जहाँ पे काफ़ी थॉट प्रोसेसिंग होने के बाद एमिगडाला एट लास्ट एक इमोशन एमिट करता है। बट ये एक फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन है, तो इन्फॉर्मेशन सेकंड पाथ से जाएगी। इन्फॉर्मेशन पहले थैलेमस में जाती है, फिर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वहां से एमिगडाला में डायरेक्ट जाती है। ये एक शॉर्टकट रूट है जहाँ पे थोड़ा सा टाइम पीरियड कम लगता है और हम जल्दी रिएक्ट कर पाते हैं और एमिगडाला एक इमोशन एमिट करता है। सेम जैसे टॉम ने सांप को देखा तो उसके एमिगडाला ने फियर इमोशन एमिट किया और वहां से वो टॉम डर के मारे भाग जाता है। तो ऐसे एमिगडाला ने टॉम की जान बचाई। ऐसी फाइट और फ्लाइट सिचुएशंस हमने बहुत बार देखी है। आपने नोटिस किया होगा, आप कभी कभी इतना ज़्यादा अचानक से गुस्सा करते हो कि थोड़ी देर बाद जैसे टाइम बीतता है आपको रिग्रेट होता है कि आपने इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों किया, क्योंकि जिस वजह से आपको गुस्सा आता है वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पहले थैलेमस से होके सेकंड पाथ से एमिगडाला में गई और थोड़ी सी अपने फर्स्ट पाथ से होके नियोकॉर्टेक्स में गई। अब सेकंड पार्ट छोटा है तो एमिगडाला तुरंत एक्शन लेता है और एंगर इमोशन एक्टिवेट करता है और हम अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इमोशनल हाईजैकिंग। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है वो बाकी बची इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट पास से नियोकॉर्टेक्स में गई थी, वो इमोशनल इंफॉर्मेशन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में प्रोसेस होती। अब हमें ये रियलाइज होता कि हमने इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों किया। अब ये इंफॉर्मेशन लास्ट में एमिगडाला के पास जाती है। अब इस बार वो सैड इमोशन एमिट करता है और हम अपसेट हो जाते हैं इस थॉट से, व्हाई वी वर सो एंग्री। सो ये तो था कैसे हमारे इमोशंस और इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क करते हैं न्यूरोलॉजिकली। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। पहले, जिनका लिम्बिक ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड एज इमोशनल ब्रेन एफिशिएंसी के साथ थिंकिंग ब्रेन से ज्यादा काम करता है। लाइक एनी, दीज आर इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल बट हैव अ लो IQ। दूसरे वो लोग आते हैं जिनका नियोकॉर्टेक्स ऑल्सो नोन एज रेशनल ब्रेन हाईली एफिशिएंसी के साथ काम तो करता है, बट ये लोग अपने इमोशंस और इमोशनल ब्रेन को अच्छी तरह यूज नहीं कर पाते, hence their emotional intelligence is low। तीसरे वो लोग होते हैं जो अपने रेशनल और इमोशनल ब्रेन को दोनों को अच्छी तरह यूज कर पाते हैं। These people have highly academic intelligence, high IQ, high emotional intelligence and a good leadership skills। ऐसे लोग वर्ल्ड लीडर्स होते हैं and these are top successful person in the world। एट लास्ट चौथे वो लोग होते हैं जो अपने दोनों ब्रेन को अच्छी तरह यूज नहीं कर पाते। These are not good in academics, have poor IQ, make poor decisions and have a low EQ also। But emotional intelligence can be built। आप अपने इमोशन स्किल को बढ़ा सकते हो, जस्ट आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करना और उनको अच्छी तरह यूज करना आना चाहिए। Now I will tell you 5 steps from which you can have a high emotional intelligence। पहला है सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो और आपका कोई भी इमोशन रन कर रहा है एंड आपको पता है कि वो कौन सा इमोशन है और वो कितना ज़्यादा आपके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम आपको ये भी पता है कि व्हाट इज़ द रूट और द कॉज ऑफ दैट इमोशन। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो और आपको ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहे हो और आपको साथ में ये भी पता है कि उस गुस्से की वजह क्या है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस अबाउट योर इमोशंस। ये मदद करता है आपको अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने में एंड इट ऑल्सो अवॉइड्स इमोशनल हाईजैकिंग। दूसरा है एम्पैथी। एम्पैथी वो फीलिंग है या फिर वो एबिलिटी है जिसमें हमें पता होता है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है या फिर किस मूड में है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सैड पर्सन को देखते हो और आप ये समझ सकते हो कि वो सैड है और वो क्या फील कर रहा होगा। यू फील एम्पैथेटिक टूवर्ड हिम। इट जस्ट कि हमें दूसरों के इमोशंस के बारे में समझ है, बट एम्पैथी का मतलब ये नहीं होता कि हमें अवेयरनेस है कि सामने वाला क्या फील कर रहा हो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी शुड बी एम्पैथेटिक टुवर्ड आवरसेल्फ फर्स्ट। एम्पैथी इज गुड फॉर योर सोशल बॉन्डिंग्स एंड रिलेशनशिप्स।
तीसरा है डोंट सप्रेस इमोशन। चाहे पॉजिटिव इमोशंस हो या फिर नेगेटिव इमोशंस, हमें कभी भी अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी उनको दबाना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंसिडेंट को लेके सैड हो और आपको अचानक से कोई आके बोले वाई आर यू सैड, बी पॉजिटिव। इसी टॉक्सिक पॉजिटिविटी की वजह से हम अपने करंट सिचुएशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने एक इमोशन को दबा रहे हो एंड इट्स नॉट गुड। जब आप पॉजिटिव होने की कोशिश करते सिचुएशंस में अपने दूसरे नेगेटिव इमोशन को सप्रेस करके, एंड व्हेन यू फील मोर डिप्रेसिंग, बिकॉज एवरी इमोशन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। समटाइम्स वी आर हैप्पी एंड समटाइम्स वी सफर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लर्निंग फ्रॉम सफरिंग। दैट्स हाउ यू बिकम इमोशनल इंटेलिजेंट। चौथा है एक्सप्रेसिवनेस। हम बहुत बार ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। हम खुद बहुत बार अपने नेगेटिव इमोशंस को छुपाते हैं एंड इट्स नॉट गुड। हमें पहले खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, तभी हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट और पांचवा पॉइंट है गुड क्रिटिसाइज। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बट उसका बॉस दिस इज अ टोटली वेस्ट बोल के उसको डिमोटिवेट कर देता है एंड नाउ ही फील डिप्रेस्ड एंड ब्रोकन। एक अथॉरिटी जैसे कि बॉस लैक ऑफ इमोशनल नॉलेज और एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से अपने एम्प्लॉय के काम को अच्छी तरह क्रिटिसाइज नहीं कर पाता, हालांकि उसका मोटिव तो यही होता है कि अपने एम्प्लॉय का वर्क इम्प्रूव करना। अच्छी क्रिटिसिजन का मतलब है आपको डेफिशिएंसीज और वीकनेसेस के अलावा आप अपने एम्प्लॉय का काम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो इस पे ध्यान देना, जिसकी वजह से योर एम्प्लॉय विल बी मोर सेटिस्फाइड नॉट डिप्रेस्ड। दिस इज द वन ऑफ द पॉइंट ऑफ हैंडलिंग अदर इमोशंस, दैट इज द पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। एट लास्ट आप जान ही गए होंगे वाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज सो मच इम्पॉर्टेंट, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव इट।